हिमांशु जी, मैं एक चीज और, हिमांशु जी आपके पास भी आऊं। मैं तेंदुलकर जी के लिए, क्योंकि तेंदुलकर साहब के लिए मैं थोड़ा इसलिए बोल दूं, उसका एक बिजनेस एंगल भी है। तेंदुलकर जी को 2012 में राज्यसभा सांसद बना दिया गया था, 2018 तक थे, 6 साल थे। उन्होंने कितने विषयों पे क्या बोला वो मेरी जानकारी नहीं है, कि किसी विषय पे उन्होंने कोई व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। 2014 में उनको, और जो बिल्कुल स्पष्ट था, जब अगर उस दिन देख रहे हो, राजीव शुक्ला जी का बहुत इंसिस्टेंस था, और शायद वो वानखेड़े में जिस तरह से उनको दिया गया वर्ल्ड कप के बाद, तो खैर हो गया। मैं लेकिन अभी भी एक चीज मानता हूं कि ये इस देश में अगर किसी को पहला और 1 से 10 तक वो मिलना चाहिए, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद जिस जगह ले जाके आपको खड़ा किया, उनको नहीं देना, आप उनके साथ अपमान कर रहे हैं। दूसरा, मुझे एक चीज और लगती है कि थोड़ा तेंदुलकर साहब को भी ये देखना चाहिए, इतना पैसा है, भारत लेके वो इन्वर्टर का, और जब कार की बैटरी का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो मुझे कष्ट होता है। मतलब कुछ तो इसके साथ सोचना चाहिए। आप सारी, आपके पास पैसा है, आप लोग कई कई 100 करोड़ के लोग हैं, और भारत रत्न लेने के बाद आप ट्यूबलर, कौन सी ट्यूबलर एक्साइज बैटरी और किसका किसका आप वो करते हैं, आप उसकी प्रतिष्ठा गिराते हैं देश की। तो तेंदुलकर साहब को तो अगर कोई प्रोसेस होता हो तो इनसे वापस ले लेने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं होता है कि नहीं होता है। अब मैं आ जाऊं जिसपे मूल बात है, ये कि कल ये जो व्हाइट पेपर आया बीजेपी की तरफ से, मैं उस पर एक आपसे एक वो चाहूंगा टिप्पणी, क्योंकि ये अजीब सी चीज थी। ये बजट सेशन है, वो भी पूरा नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, इलेक्शन सामने हैं, 10 साल पूरे हो चुके हैं। व्हाइट पेपर तो आदमी शुरुआत में लाता है ना, ये मेरी नीति होने जा रही है, पुरानी सरकार ने खराब किया, अब मैं ये अच्छा करूंगा। 10 साल पहले पुरानी सरकार ने खराब किया था, मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, मैं पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा हूं कि मैं 400 सीटें लाऊंगा, इनकी 40 सीटें लाएंगे। ये पार्लियामेंट की स्पीचेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मैं इस पे आपसे लूंगा कि ये व्हाइट पेपर कल लाने का क्या, और जो लाया गया है उस पर कितना झूठ है, उस पर भी एक आपकी टिप्पणी जरा ये समझ लें। क्योंकि एमएस स्वामीनाथन को एमएसपी आप दे दीजिए, इससे बड़ा ही श्रद्धांजलि उस साइंटिस्ट के लिए कुछ नहीं हो सकती। एमएसपी दे दीजिए, इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं होगी। नाम उसका रख दीजिए, एमएसपी का नाम कुछ उनके नाम पे रख दीजिए, एमएस स्वामीनाथन के नाम पे, वो भी खुश, किसान भी खुश, जीवन भर आपके का गुणगान गाएंगे। हिमांशु बयानी साहब, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब कुछ इस तरीके से मैं देना चाहूंगा कि सच होता है, झूठ है, और आंकड़े होते हैं। और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एक बेसिक कंपैरिजन में देना चाहूंगा, राजनीति आप भूल जाइए। अगर आज के जमाने की जो मॉडर्न कार्स है उसकी कंपैरिजन अगर आप एम्बेसडर से करते हैं तो कितना वाजिब है। एम्बेसडर आज की तारीख में एम्बेसडर है। हिंदुस्तान मोटर्स की वो जो पहचान है, जो शान है भारत की, मेक इन इंडिया, जिसका मतलब आप बोल सकते हैं गर्व से, वो आज की तारीख में वो जो है वो है। क्वांटेसा जो थी वो थी। वक्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, चीजें बदलती गई, उपभोक्ता बदल गए, मार्केट बदलती गई, ये सब होता गया। तो अगर 10 साल पहले की बातें या 70 इयर्स पहले की बातें जिसमें आप कहेंगे कि ऐसा ऐसा था, तो उस समय पे भारत के पास रिसोर्सेस क्या थे, और उस रिसोर्सेस में से जो डिप्लॉयमेंट हुआ, इतने सारे पुल या बांध का निर्माण हुआ। आज हम बात करते हैं, मतलब ये लेते हैं कि हमारे वैक्सीन बनी, तो वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसकी नींव किसने रखी, अगर हम देखने जाए तो। चलिए आप उसका भी मतलब श्रेय ले लीजिए कि हमने वैक्सीन बनाई या लोगों के जो भी किया, लेकिन वो अगर आपके पास ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं होती तो क्या आपके पास वायरस को मात देने के लिए वो टेक्नोलॉजी, वो साइंटिस्ट, वो सब उपलब्ध होने वाला था? नहीं होने वाला था। ये बहुत क्लियर बात। तो ये श्वेत पत्र जो है वो आप कंपेयर कर रहे हैं उस वक्त की, उस समय की। मेरे ख्याल से जब सेलफोन थे उसमें टच स्क्रीन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं आए थे मार्केट में, कीपैड वाले फोन पे, और बहुत कुछ, ज्यादातर थोड़े बहुत स्मार्टफोन्स आए थे तब 2G की कनेक्टिविटी पे आपको इंटरनेट मिलता था। आज 4G और 5G का जमाना है। तो आप कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल या आई मीन जिसको बोले ऑरेंज टू ऑरेंज नहीं कर रहे। और दूसरा, उस टाइम पे देश का ऋण अगर देखेंगे, और जो इन्फ्लेशन अगर उस जमाने में था, मतलब सब्सिडाइज जो भी था आपका ऑयल प्राइसेस वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक नीति रीति थी, उसमें से उन्होंने
ज्यादातर लोगों को, देश को ग्रो होने दिया, लोगों को ग्रो होने दिया, लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम दी। 1993 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो देश ने किस तरीके से प्रगति की। और तब मेरे ख्याल से कोई एक पक्ष की सरकार नहीं हुआ करती थी, तब हमारे पास मिश्र सरकारें हुआ करती थी, और उसमें ये आपका जो भी मोमेंटम आया है ग्रोथ का, लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, जो एक नियो रिच क्लास बना है, मेट्रोज में जिस तरीके से आईटी की क्रांति हुई, हुआ क्या है कि 1990, 92, 93 तक भारत जो है वो ज्यादातर कृषि पे आधारित, कृषि और कारखानों पे आधारित एक राष्ट्र था। 1903 में जिस तरीके से लिबरलाइजेशन हुआ तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी जिस तरीके से बूम हुई, और पूरा का पूरा मतलब आपका जीडीपी के जो डायमेंशंस थे वो बदल गए, शहरों में क्रांति आ गई, शहरों में एक नियो रिच क्लास आ गया है, कंजम्पशन पैटर्न आया, और वो धीरे धीरे आज टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज और गांव कस्बों में भी जा चुका है। मतलब आप कहीं पे भी जाइए, आपको पानी की मिनरल वाटर की बोतल मिल जाएगी, शायद पीने का पानी आपको नल पे नहीं मिलेगा। तो बाजार होता है, बाजार में इस तरीके की ग्रोथ है। इसमें कोई नेता ने जाके ये नहीं किया है, पर नेता ने ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से पूरा का पूरा बाजार ग्रो हुआ, लोगों की एक कंजम्पशन पैटर्न ग्रो हुई, और इसकी वजह से ये हुआ है। तो उसका कोई उल्लेख है कहीं पे इस, ये जो भी ये व्हाइट पेपर है या ग्रीन पेपर है या ब्लैक पेपर है या येलो पेपर है, जो भी बात करते हैं, आपने भी एक बहुत अच्छी बात की कि ध्यानचंद जी 1 से 10 में, आप उस जमाने में स्पोर्ट्स के, आप मतलब स्पोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता था, क्या होता था, पर उन चीजों पे भी अगर आप गौर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ये जो दिया जा रहा है सम्मान, जिसको भी मतलब एक अभी तो बांटने की शुरुआत की गई कि किसी को भी आप सम्मान बांट दो, मेरे ख्याल से आप सीसीआई में चले जाइए, ब्रैबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, अंदर एंटर होते ही एंट्री में एक जैकेट लगा है विनू मांकड़ का। विनू मांकड़ जी ने किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वो मुंबई की सड़कों पे भूखे सोए हैं, और अपना एक पैशन था। तो राज सिंह डूंगरपुर, जब लेट राज सिंह डूंगरपुर जब सीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तब से वो जैकेट वहां पे लगा के रखा है। मुझे लगता है वो उससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि हो नहीं सकती है। सलीम दुरानी की आप बात कीजिए, मतभेद होने के बावजूद टीम के अंदर लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज में ओपनिंग की थी, जब नारी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को इंजरी हुई थी, तो क्या वो योगदान आप भूल सकते हैं? उन्होंने 1-0 नॉट आउट, और फिर भी मतलब जिस तरीके से खेल खेला था। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस देश में जिन्होंने एक योगदान दिया है, जिनके पास शायद 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, और लेकिन देश के लिए जज्बे के साथ खेले हैं। क्या उन सबका सम्मान हुआ है? नहीं हुआ है। ये जो आपने बात की वो सही बात है कि जिनका सम्मान होता है वो जाके कोई मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता हो, कोई बूस्ट बेचता है और कुछ च्यवनप्राश बेचता है। तो ये तो मतलब एक गरीबा नीचे ले जाने की बात है। राज्यसभा का एमपी होने के बावजूद, इस तरीके का सम्मान लेने के बावजूद ये सब आपको करना पड़े, कितना पैसा लेके जाओ। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा, जैसे आपने श्वेत पत्र के बारे में कहा, तो श्वेत पत्र में मुझे लगता है कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल या ऑरेंज टू ऑरेंज नहीं हो रही है, आपको उन दिशा में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, आज अगर आप बात करते हैं तो आप जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें 205 लाख करोड़ का डेट है। देखिए, मैं ऋण लेके अपना जो एक 1 BHK का घर है उसको मैं 3 BHK का बना सकता हूँ, बड़ी कोठी बना सकता हूँ, लेकिन क्या वो ऋण वापस करने की मेरी कैपेसिटी है? ये भी एकदम मतलब इत्तेफाक रखता है। और जैसे कहा गया है कि ऋण लेके घी पीजिए, तो पुराने दिनों में शास्त्रों में इसलिए लिखा गया था कि मेहनत करना पड़ता था, आपको जंग लड़ने जाना पड़ता था, और ऋण करके घी पीजिए का मतलब ये है कि अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, तरोताजा रखिए, ताकि ऐसी कोई समस्या आए, आपके पास अगर कुछ काम धंधा नहीं है लेकिन आपका फिजिक आपने सही रखा है, तो जब काम धंधा करने का मौका आएगा तो आप कर पाएंगे। जान है तो जहान है वाली ये कहावत है। अब किसी ने उस जमाने में ये नहीं कहा था कि ऋण लेके आप विमान लीजिए, या ऋण लेके आप बैलगाड़ी लीजिए, या ऋण लेके आप रथ लीजिए, या ऋण लेके आप दूसरा एक घर खड़ा कीजिए या महल खड़ा कीजिए। आज जो हो रहा है वो ऋण लेके ये सब हो रहा है। ऋण लेके हेल्थ के ऊपर तो किसी का फोकस है ही नहीं, हेल्थ पे फोकस करने लायक अभी मतलब पैसा भी नहीं है लोगों के हाथ में। तो उसको भी मतलब उस तरीके से देखेंगे तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन या जो ऑरेंज टू ऑरेंज जो कंपैरिजन होना चाहिए वो नहीं होता है। और आंकड़े, जैसे मैंने कहा पहले ही अपना स्टेटमेंट ओपन करने के समय, कि सच होता है, आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको उस परिप्रेक्ष्य को उस दिशा में लेके जाना पड़ेगा कि क्या उस समय पे यही माहौल था।
क्या 5G था उस जमाने में? क्या इतने स्मार्टफोन यूजर्स थे? क्या इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन था? क्या ई कॉमर्स कंपनियां थी? क्या ये डिलीवरी एप्स वाले जो भी स्विगी जोमेटो वाले ओला उबेर वाले थे? नहीं थे। बाजार बड़ा है, कंजम्पशन बड़ा है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती है, ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती है, सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। तो ये हुआ। और ये किसने किया? 1993 में एक इंसान जिसके पास एक मतलब एक दूरदर्शिता थी कि मुझे करना चाहिए, तो उन्होंने किया। अब आप अगर बोलते हैं कि इसके ऊपर हम श्वेत पत्र लाएंगे, तो लाइए, लाके रख दीजिए। शायद एक वर्ग है जो आपकी बात मानेगा, आपके 20 करोड़ लोग जो आपके साथ जुड़े हो वो आपकी बात मानेंगे। बाकी के लोग जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है। हाँ, लोकतंत्र को अपना धर्मतंत्र में बदल दिया है तो बिल्कुल आप जीतोगे। धर्म की राजनीति खेल रहे हो आप, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बातों पे तो बात नहीं कर रहे हो। लोगों के हाथ में जो इतना मनी चाहिए प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की वजह से, प्रगति और विकास की वजह से, वो कहाँ है? अगर विकास और प्रगति है तो नौकरियां कहाँ है? और अगर नौकरियां नहीं है तो विकास और प्रगति कहाँ से हुआ है? ये बहुत ही बेसिक सवाल है। हिमांशु जी, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले एक चीज बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का मेरे सामने एक उदाहरण है। एक यहाँ पे राज्य मतलब राज्य सरकार की ओर से एक पुरस्कार दिया जाता था, यश भारती। तो जब हमारे योगी जी आए 2017 में, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा, वो हेडलाइन है मेरे पास, अगर मेरे हाँ, योगी गवर्नमेंट टू रिव्यू यश भारती अवार्ड्स गिवन अवे बाय अखिलेश यादव रिजीम। और फिर नीचे ये पूरा डिटेल आर्टिकल है जिसपे उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ी से दिया गया, इस वजह से दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर यश भारती जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, अगर उसका रिव्यू हो सकता है, तो क्या भारत रत्न का भी रिव्यू हो सकता है कल के दिन? नहीं, और खास करके कहा जाता है कि बजट के आखिरी दिनों में, जब आप आखिरी है वो रिव्यू होता है। ये सब जगह की परंपरा है कि जब आप जाने वाले हो रहे होते हैं तो आखिरी के 2-3-4 महीने आपके निर्णय अंडर स्कैनर आ सकते हैं। तो एक तो ये छोटा सा प्रश्न है। दूसरा, एक कल इन्होंने सड़कों की बहुत बात की है, तो एक आप जरा दर्शकों को अगर बता दें कि सड़कें की वास्तविकता क्या है, कि मनमोहन सिंह के समय में कितनी सड़कें बनती थी और अब सड़कों को कैसे नापा जाता है, वो किलोमीटर वाला, अगर आप ठीक से समझा देंगे। और एक चीज और ये भी बता दीजिएगा कि हाँ, और NHAI का वो लोन ले सकती है। तो 2014 में वो लोन 24,000 करोड़ था और अब वो 3.25 लाख करोड़ हो गया है। और उसके रिपरकशंस क्या हैं, ये जरा हिमांशु भाई समझा दीजिए। नहीं, तो वो क्लियरली रोड का जो मामला है उसका डिबेट बहुत सालों से, जब से 2014 से बातें आ रही है बजट की वगैरह की, तब से मेरा होता है। और मैं यही कहता हूँ कि आप मुझे मतलब मैं एक बेसिक कैलकुलेशन लेता हूँ। जब ये लोग बोलते हैं कि इतनी रोड हम बना लेते हैं, तो ऐसे आप मशीन डिप्लॉय कर लीजिए, इंसान डिप्लॉय कर लीजिए, लेकिन इतना हो नहीं सकता है। लेकिन कल ये बात सामने आई क्लियर तरीके से कि 6 लेन का जब आप 1 किलोमीटर का रोड बनाते तो उसको आप 1 किलोमीटर कंसीडर नहीं करते, उसको आप 6 किलोमीटर कंसीडर करते। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना। आप ऐसा बोल रहे हो कि 9 महीने में अगर किसी एक बच्चा पैदा करना है तो आप बोलते हैं कि 9 औरतों को लेके आइए और 1 महीने में बच्चा पैदा करिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, ये सहूलियत के लिए मैथमेटिक्स एक जमाने में मतलब कहा जाता था कि किसी उद्योगपति ये कहते थे कि अगर ये काम 9 महीने में होता है तो मैं ऐसा होता तो मैं 9 औरतों को लेके 1 महीने में कर देता, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आंकड़ों को घुमा फिरा के प्रेजेंट करने की बात हो जाती है। हम इसमें क्लैरिटी से मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसे ही आंकड़े आते रहेंगे, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात होता है, तो हम जब सवाल करते हैं तो आंकड़ों के ऊपर ज्यादातर क्लैरिटी होती ही नहीं है, या बोला जाता है कि जो है वो ये है, आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए, आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश होता है। और बेसिकली जब आप कैलकुलेट करने बैठते, क्योंकि एक जमाने में वाइब्रेंट गुजरात में उद्योगपति ने कहा था 2017 में कि हम गुजरात में 10 साल में 3 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। अब तब उनके ऊपर 2.25 लाख करोड़ का तो कर्ज था। उनकी जो बैलेंस शीट हुआ करती थी वो कुछ पूरे साल की 3 लाख करोड़ की उनकी टर्नओवर हुआ करती थी, और उनका जो प्रॉफिट है वो 30 से 35 हजार हुआ करता था। तो क्या 10 साल के लिए लगातार अपना प्रॉफिट आप सिर्फ एक ही स्टेट में डालेंगे, विल पुट ऑल योर एग्स इनटू द वन बास्केट? क्या आपके ऊपर जब 2.25 लाख करोड़ का ऋण है तो बाकी का 3 लाख करोड़ का आप अगर इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दे रहे हैं तो आपको लोन कौन देगा? तो जब ऐसे सवाल आप करते हैं ना लोगों से, मतलब उस जमाने में डिप्यूटी
चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल हुआ करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने ही सवाल उन्होंने किया था, उन्होंने कहा ये तो सब भरोसे की बात, ये भरोसे पे ये सब होता है। तो ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं जिसमें आपको ये तथ्य नहीं मिलता। तो इसीलिए जब आप व्हाइट पेपर प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कहा, एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन है, मेरे ख्याल से मेहरोत्रा साहब क्योंकि इकोनॉमिस्ट वो ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दे पाएंगे कि कंपैरिजन कैसे होनी चाहिए, क्या हालात है, किस तरीके की परिस्थितियां है, पॉपुलेशन उस टाइम पे क्या थी, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हुई है, माइग्रेशन पैटर्न्स क्या रहे हैं। और ऋण का तो ऐसा है कि एनपीए, अगर बैंक में आपने एनपीए का एक मार्क रखा हुआ है कि एनपीए इससे ज्यादा है तो एनपीए नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट डेट के ऊपर भी अभी आने वाले दिनों में कुछ एनपीए जैसी आपको मतलब एक मार्कर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो क्या है कि एक जमाने में आप बिना पैसे के रहे और आप अभी इतना पैसा खर्च किए जा रहे हो कि ये मेरा कहाँ, ये तो ऋण है, वो पब्लिक के ऊपर आना है, जो आएगा वो हैंडल करेगा। तो ऐसा नहीं होता। एक फिस्कल डिसिप्लिन होनी चाहिए किसी राष्ट्र को चलाने के लिए, वो मुझे लगता है फिलहाल हमको दिखाई नहीं दे रही।